किसान अपने सुख दुख को भूलकर देश के लिए अन्न उगाते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक इनका जीवन खेतों के ही चारों ओर घूमता है। कभी खेतों में बुआई के लिए जमीन की खुदाई करना, बीज बोना और फिर तैयार फसलों को निहारना। किसानों के लिए उनके खेत ही उनकी कर्म भूमि है। आश्चर्य की बात है कि देश के लिए इतना अहम काम करने के बावजूद किसान इस बात से अनजान ही रहता है कि वो कैसे सबका अन्नदाता बना हुआ है। हर वक्त उसकी आंखों में एक ही सपना दिखाई पड़ता है कि कैसे वो धरती के सीने को चीरकर भारतवासियों के लिए अनाज उगाएगा। इसी सपने को नया आकाश देते हैं हमारी आन बान और शान के प्रतीक हमारे किसान। देश के कोने कोने के किसानों ने अपने साहस, लगन और मेहनत से अपनी कर्म भूमि को पूरे देश में एक पहचान दिलाई है। देश का ही एक महत्वपूर्ण राज्य है उड़ीसा। बदलाव का दरिया यहाँ भी बहता है, विकास के फूल यहाँ भी खिलते हैं और आविष्कारों के नए नए बीज यहाँ की धरती पर भी अंकुरित होते हैं। इसी उड़ीसा राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है संबलपुर। यहाँ के तीज त्योहार, सांस्कृतिक विरासत, गीत संगीत, नृत्य इस जिले को और भी विशेष बनाते हैं। अपनी आस्था और विश्वास के प्रतीक यहाँ के लोग मंदिरों में पूजा करते हैं और यहाँ धार्मिक उत्सवों का आयोजन भी बहुत व्यापक स्तर पर किया जाता है। ये है संबलपुर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव साहसपुर। सूर्योदय के साथ ही इस गांव में शुरू हो जाती है जीवन की भाग दौड़। इस गांव के अधिकांश लोगों की रोजी रोटी का माध्यम है खेती। मिट्टी से बने इन मकानों के एक परिवार में आज से 7 दशक पहले जन्म हुआ था राम नारायण नाइक का। पिता किसान थे। उन्होंने अपने बेटे को विकास के सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा से जोड़ा। वो शिक्षा के महत्व को जानते थे, इसलिए उन्होंने राम नारायण को पढ़ाया और एक प्राथमिक स्कूल का अध्यापक बना दिया। राम नारायण ने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो उन्होंने गांव के दूसरे बच्चों के बीच बांटनी शुरू कर दी। पाठशाला के अध्याय की तरह जीवन के अध्याय भी बीतने लगे। शिक्षा के साथ साथ राम नारायण का रुझान खेतों की तरफ भी था। एक रास्ता पाठशाला की तरफ जाता था तो दूसरा खेतों की तरफ। ये तमाम गुजारा हुआ वक्त आज भी राम नारायण को याद आता है। मेरा पिता और वो खेती बाड़ी में करता था, तो उस टाइम हम छोटा था तो हमारा भी खेती बाड़ी करने के लिए बहुत शौक था, तो इसलिए हमारे पिता के साथ हम जाके खेती बाड़ी में जाते थे। जब हम बड़ा हो गया, हमारे पिता नहीं पाया, तो हम 20-21 साल अब जब हो गया तो हम खेती बाड़ी में हमका खुद संभाला। तो उस टाइम मेरे पिता जो काम चाषी किया था, उस टाइम वो सार खुद नहीं था। वो सब खेती में वो डालते थे गोबर खाद। उस टाइम गौ गाय बहुत था तो गोबर खाद बहुत मिला था, उस टाइम पकता था। तो उनको पिता को हमको वो सार फार का कोई पता है उसको नहीं था। जब हमारा टाइम आया तो ऑर्गेनाइज जो हो गया तो मिट्टी में हम भी फूल रोज दे के हम खेती करते थे।
ये जानते हुए भी कि खेतों में खाद के रूप में रसायन डालना जमीन की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी अधिकांश किसान ऐसा ही करते हैं। रासायनिक खाद डालने से जहां जमीन की उर्वरता कम होती है, वहीं उससे पैदा हुई फसल इंसानों की सेहत पर भी बुरा असर डालती है। कई बीमारियों को जन्म देती है ये रासायनिक खाद। आने वाली पीढ़ियों के लिए रासायनिक खाद कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये सवाल रामनारायण को भी परेशान कर रहा था। वो अक्सर इस सवाल के बारे में सोचते और अपने भीतर से ही इसके जवाब तलाशते। मेरा पिताजी वो गोबर खाद में खेती करते थे, तो उस टाइम कोई नुस्खा नहीं था। जब मेरा पीरियड में वो जो ग्रोमो, डीएपी, कुड़िकटे 13 और पोटास वो सब हम डाले, तो वो डालने से उसमें कीड़ा जो हो गया, जो उपज होता था वो बीज हो जाता, तो हमको बीज भी खाना पड़ता था। वो जो चावल निकलता था उसमें बीज भी हमको खाना पड़ता था। इसलिए तेरे हम सोचा क्या करेंगे, इतना खर्चा भी होता है और हम जो कितना खर्चा करते हैं उतना आधा भी नहीं होता है। खाली हमको खाने के लिए खाली हमको चावल एक मोटा मिलता है, वो बिक्री करने का फायदा कुछ नहीं है। तो हम सोचा क्या करें।